पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कोशिका की संरचना, कोशिका के अंगों के अलग अलग अंगों के बारे में पढ़ चुके हैं। हम दो स्तरीय झिल्ली वाले संरचना हम पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड या लवक के बारे में पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद हम पढ़े हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय आदि समस्त संरचनाओं को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कोशिका के अंदर पाए जाने वाले राइबोसोम्स के बारे में। हम कोशिका पढ़े थे, उसमें आप इस तरह से कोशिका देखे थे, तो उसमें ये केंद्रक था, डॉट डॉट के समान छोटी छोटी संरचनाएं आपको लिखे थे, ये राइबोसोम्स। ठीक है, तो इन राइबोसोम्स को हम विस्तृत अध्ययन आज करने वाले हैं, जो कि कोशिका की कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं और साथ ही साथ एक और जगह पर पाए जाते हैं। ये इस तरह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था उस पे चिपके हुए थे, जो खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, उसकी सतह पर चिपके हुए भी मिल सकते हैं। और कोशिका द्रव्य में केंद्रक और केंद्रक यानी न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाने वाला जो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य है, उसमें अलग अलग बिखरे हुए भी मिलते हैं। यह राइबोसोम जो है वो ए मेम्ब्रेनस है, मतलब इसके चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं है। आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं जो एक जगह पर इकट्ठे होकर ये संरचना का निर्माण करते हैं, है ना। लेकिन इसमें चारों तरफ से राइबोसोम के अंदर में कोई झिल्ली नहीं होती है, बस एक डेंस मटेरियल के रूप में इकट्ठे रहते हैं, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि किन किन में पाए जाते हैं, कैसे हैं। सबसे पहले देखिए, पादप कोशिकाओं में रॉबिन्सन और ब्राउन ने देखा। कौन से वैज्ञानिक ने देखा? पादप कोशिकाओं ने पादप कोशिकाओं में देखिए रॉबिन्सन और ब्राउन ने देखा, है ना। उसके बाद पैलेडे ने इन्हें जंतु कोशिकाओं में देखा, और ये स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी को छोड़कर, है ना, उसमें अनुपस्थित होता है। स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी को छोड़कर समस्त प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। उसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया तथा इस तरह से लवक पाए जाते थे पादप कोशिका में। जो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों संरचनाओं में पाया जाता है कौन सा चीज? राइबोसोम। तो राइबोसोम किन किन में पाया जाता है, आप देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका और माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में उपस्थित होता है। जबकि किसमें अनुपस्थित होता है? मात्र ह्यूमन के मैच्योर आरबीसी या स्तनधारियों के मैच्योर या परिपक्व आरबीसी में ये अनुपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को झिल्ली रहित कोशिकांग या ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को झिल्ली रहित कोशिकांग या ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कहा जाता है। राइबोसोम किसके बने रहते हैं? राइबोसोम देखिए, यहाँ पर देखिए आरएनए बना हुआ है, इस तरह से दिख रहा है ये धागे नुमा संरचना। तो ये है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे कहा जाता है। फुल फॉर्म क्या होता है आरएनए का? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड और इस तरह से ये अलग अलग प्रोटीन के साथ में मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसके कहा जाता है राइबोसोम इज इक्वल टू राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन। अब ये राइबोसोमल आरएनए क्या है, हम जब न्यूक्लियस की संरचना बताएंगे तब उसका डिटेल आपको समझाएंगे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि राइबोसोम्स इज इक्वल टू राइबोसोमल आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। इन्हें इसीलिए राइबो न्यूक्लिक एसिड का है, इसलिए राइबो न्यूक्लियो और प्रोटीन, है ना। तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स भी कहा जाता है। इनकी साइज देखा जाए तो ये 150 एंगस्ट्राम से लेकर 250 एंगस्ट्राम तक होती हैं। कोशिका के अंदर के कोशिकांग के रूप में भी इनको जाना जाता है। क्यों कोशिका के अंदर के कोशिकांग? क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाए जाते हैं और लवक के अंदर भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिका का अंग है, सेल ऑर्गेनल है। प्लास्टिड या लवक भी सेल ऑर्गेनल है, तो इसके अंदर भी पाए जा रहे हैं, इसलिए सेल के अंदर का कोशिकांग भी इनको कहा जाता है। सेल के अंदर का कोशिकांग भी इनको कहा जाता है। इनको कोशिका की इंजन कहा जाता है या प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है ना।
क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण रूप से भाग लेते हैं और लगातार इनमें ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कोशिका का इंजन कहा जाता है, इंजन हाउस ऑफ द सेल एंड प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो ये अन्य नाम जो है उनको अच्छे से आपको याद करना होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कई बार पूछा जाता है कि कोशिका का इंजन किस कोशिकांग को कहा जाता है, या प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, या राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कौन से पार्टिकल किस कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल को कहा जाता है। तो ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, इसको जाना जाता है, उसको आपको याद रखना चाहिए। अब इसके अवसादन गुणांक के आधार पर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जिसको कहा जाता है, सेडिमेंटेशन, याद कर लीजिए, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है ना, के आधार पर राइबोसोम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? एक होता है 70S, यहाँ स्पष्ट रूप से देखिए, पहला होता है 70S प्रकार का और दूसरा होता है 80S प्रकार का। एस जो है श्वेत वर्ग यूनिट है, एस का फुल फॉर्म क्या है? श्वेत वर्ग यूनिट। तो 70S राइबोसोम किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड में पाया जाता है। और 80S जो है वो किस में पाया जाता है? मात्र यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि 70S राइबोसोम जो है वो किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यानी कि लवक और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? 70S होते हैं, जबकि अन्य समस्त साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले प्लस यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? 80S प्रकार के होते हैं। और प्रोकैरियोटिक वाला 70S का, तो हम जब अंतर पढ़े थे तब हम बताए थे आपको, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार का राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार का होता है। तो इसी के आधार पर आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या अंतर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें देखिए आगे की ओर, 70S राइबोसोम जो है फिर से दो यूनिट में बटा हुआ है। 70S है टोटल, ये देखिए इसका डायग्राम बनाकर हम रखे हैं। 70S राइबोसोम फिर से दो उप भागों में या दो सब यूनिट में बटा हुआ है। पहला सब यूनिट है, देखिए बड़ा वाला सब यूनिट को कहते हैं लार्ज सब यूनिट को क्या कहा जाता है? इसको लार्ज सब यूनिट कितने S का होता है? लार्ज सब यूनिट इसमें ये देखिए ये 50S का है लार्ज सब यूनिट, या यहाँ लिख लीजिए 50S, ठीक है। और ये होता है 30S का, ठीक है। तो दो सब यूनिट्स होते हैं, लार्ज सब यूनिट 50S में 70S का लार्ज सब यूनिट 50S होता है और स्मॉल सब यूनिट जो होता है ये 30S का होता है। अब लार्ज सब यूनिट फिर से दो प्रकार के आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। दो प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं 50S में, एक तो 23S और दूसरा 5S। लिख लीजिए यहाँ पर 5S राइबोसोमल आरएनए। इसमें दो प्रकार के आरएनए के स्ट्रैंड दिखाई पड़ रहे हैं, धागेनुमा संरचना, यही है राइबोसोमल आरएनए। तो ये राइबोसोमल आरएनए कितने प्रकार के हैं? लार्ज सब यूनिट में दो प्रकार के हैं। पहला है 23S राइबोसोमल आरएनए और दूसरा क्या है? 5S राइबोसोमल आरएनए। ये 50 यहाँ से हटा दीजिए, ये यहाँ लिख दिए हैं 5S राइबोसोमल आरएनए, दो प्रकार के हैं। अब 30 सब यूनिट को देखिए, ओनली वन माने केवल एक ही इसमें स्ट्रैंड पाया जा रहा है आरएनए का, वो होता है 16S राइबोसोमल आरएनए। तो 50S जो है 70S किसमें सबसे पहले बटा? 50 एंड 30, और 50 में दो प्रकार के हैं 23 और 5S, दो भागों में डिवाइड है, और 30 जो है ओनली वन है, उसमें 16S राइबोसोमल आरएनए। तो ये डायग्राम के साथ में, इस चार्ट के साथ में भी आप इसको याद कर सकते हैं। इसमें दो सब यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉल, ये देखिए स्मॉल सब यूनिट और नीचे की ओर लार्ज सब यूनिट है ना। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 80S या यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाले राइबोसोम्स को 60S और 40S दो भागों में बटे हैं। इसमें का क्या था? 50 एंड 30 था। ये कैसा था? 70, 50 और 30 का था। और ये कैसा है? ये 60 प्लस 40। कभी भी दोनों का जोड़ एक समान नहीं होगा। 50 प्लस 30 आपको क्या मिलेगा? 70 मिलेगा, और 60 प्लस 40 आपको क्या मिलेगा?
80 मिलेगा, जबकि 90 होता है ना। तो कभी भी दो सब यूनिट आपस में मिलते हैं, जो नेक्स्ट जो बनता है दोनों के मिलने से वो कैसा बनता है, थोड़ा सा कम होता है उससे। 50 + 30 80 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होता है, 70s प्राप्त होता है। उसी तरह से 60 + 40 अपने को कितना होना चाहिए, 60 + 40 90 होना चाहिए, प्लस हमको मिलता है यहाँ पर 80 मिलता है। तो यहाँ पर देखिए 60 + 40 दो सब यूनिट हैं। लार्ज सब यूनिट 60s का है और स्मॉल सब यूनिट देखिए यहाँ पर 40s का है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं बड़ी सब यूनिट कितने भागों में बटे, कितने प्रकार के उसमें राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं। पहला है देखिए यहाँ बड़ा जो हम बना के रखे हैं 28S आरएनए, दूसरा है 5S आरएनए और तीसरा है 5.8 आरएनए। ये 3 प्रकार के राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं इसमें, 28, 5S और 5.8S। तो इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, कैसे भी करके आपको इसको रटना है या याद करना है, समझिए। तो चार्ट से याद करें चाहे डायग्राम से याद करें, दोनों रख लें तो और अच्छी बात है, ठीक है। और दूसरा है छोटा है, छोटी सब यूनिट होता है इसमें 40S का। छोटी सब यूनिट क्या है, यहाँ पर ये देखिए स्मॉल सब यूनिट ये 40S का है और इधर क्या है, ये 60S का है। तो 40S केवल एक इसमें राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है, वो है 18S का होता है। और S किसको बोल रहे हैं हम, श्वेतबर्ग यूनिट। S किसको कहा जा रहा है, श्वेतबर्ग यूनिट कहा जाता है। तो इस तरह से एक सब यूनिट और एक से दो और 2 से 3 आराम से मिलकर माने आपस में मिलकर नए राइबोसोम का निर्माण करते हैं और उसको कहते हैं पॉलीराइबोसोम। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो इसमें देख लीजिए ये सब यूनिट्स जो हैं, स्मॉल सब यूनिट और बिग सब यूनिट इस तरह से अलग से प्रोटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं। और जब इनको ये देखिए अलग अलग से रहते हैं और इनको यदि मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में ये क्या होते हैं, दोनों सब यूनिट आपस में मैसेंजर आरएनए, किससे जुड़ रहे हैं, ये मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए के धागे से दोनों सब यूनिट जाकर जब प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है उस समय आपस में जाकर मिल जाते हैं। तो छोटी सब यूनिट जो होती है वो क्या होती है, 40S और 80S। मान लीजिए हम किसका कर रहे हैं, 80S का कर रहे हैं। तो 40 सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट और 60 सब यूनिट जो है वो लार्ज सब यूनिट, दोनों मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में देखिए मैसेंजर आरएनए के धागे से जाकर किस तरह से जुड़ गई, स्मॉल सब यूनिट बिग सब यूनिट, दोनों मिलकर 60 + 40 क्या बनाए, 80S बनाए। फिर से यदि मैग्नीशियम आयन दिया जाए तो 1 से 2 आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं, एक सब यूनिट। तो इसी तरह से एक 80S के साथ में यदि और एक 80S जुड़ जाता है तो किस तरह से बनता है, ये 120 का डाइमर बनता है, ठीक है। तो इसी तरह से और मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति हो रही और आगे एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथे राइबोसोम्स आपस में इस मैसेंजर आरएनए के धागे से जुड़ते चले जाते हैं जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तब। तो उस स्टेज में इस राइबोसोम को क्या कहा जाता है, जो कि लड़ी के रूप में दिखाई पड़ता है, एक मैसेंजर आरएनए में गुथे हुए दिखाई पड़ते हैं, इसको कहा जाता है पॉलीराइबोसोम, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, पॉलीराइबोसोम। तो ये प्रश्न ये भी बनता है कि पॉलीराइबोसोम किसे कहते हैं, तो ये 2 नंबर के छोटे प्रश्न में आता है। तो इसको पॉलीराइबोसोम किसे कहते हैं, आप कह सकते हैं कि ये कई सब यूनिट आपस में मिलकर क्या करते हैं, कई राइबोसोम मिलकर मैसेंजर आरएनए के धागे से मिलकर जो रचना बनाते हैं वो कहलाता है पॉलीराइबोसोम। और यह प्रोटीन सिंथेसिस के समय में या प्रोटीन के संश्लेषण के समय में इस तरह की रचना दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो ये आप यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं बैक्टीरियल सेल में हम दिखाए थे, इसको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है इस तरह से पॉलीराइबोसोम की संरचना। अब इनका मुख्य कार्य क्या है, पॉलीराइबोसोम का या राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। एकमात्र महत्वपूर्ण कार्य क्या है इसका, प्रोटीन का संश्लेषण करना, एमिनो एसिड्स को सतह प्रदान करना। प्रोटीन संश्लेषण के समय में एमिनो एसिड के और ट्रांसफर आरएनए जो है यहाँ पर आकर जुड़ते जाते हैं और प्रोटीन की चेन जो है वो बनकर बाहर आती है, ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन की। तो अभी इसको इतना ही समझिए कि राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो ये आप लोग को अच्छे से डायग्राम के साथ में याद करना होगा और चाहे तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे नए टॉपिक के साथ में।